मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। पायल, साधना कुमारी, टीनू सिंह, गोलू, रंजीत कुमार, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ललिता महरोर, ललिता महोर, ये क्या नाम है बेटा, सौरभ चौधरी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। पूनम यादव, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन 2D पे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मिक्स फिगर की कर रहे हैं। यानी अभी तक जो मैं चीज आपको करा रहा था वो करा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि हर एक चीज की टाइप वाइज प्रैक्टिस करा रहा था। लेकिन अब जो हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो करेंगे मिक्स फिगर, यानी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं एरिया के। जैसे एक सिखाता हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई सर्कल, ये कोई सर्कल है। इस सर्कल में मैंने ये मतलब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल डाल दिया। आपने कहा जी ठीक है। तो कहानी यह है बाबू कि इस साइडेड पोर्शन का जो एरिया है वो, अगर इसी स्क्वायर में मेरे प्यारे बच्चों, मैं 4 सर्कल बना दूं, तो मेरे भाई मजे की बात यह है कि कुछ कॉम्बिनेशन है। इस पोर्शन का एरिया भी है ना, इसी के बराबर है। यानी दोनों ही फिगर में जो साइडेड पोर्शन है उनका एरिया आपस में बराबर है। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला उतना ही एरिया ये है, उतना ही ये, उतना ही ये एरिया बेसिकली इसके बराबर है। ठीक है जी। ऐसे ही एक ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। तो ऐसे बहुत सारी फिगर बनेंगी जिनमें कॉम्बिनेशन सेट होता है कि भैया ये कॉम्बिनेशन जब जब होगा तो इनके एरिया सारों के आपस में बराबर होंगे। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसी चीज को अब आगे चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं स्क्वायर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। यानी किसी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर वर्ग बनाए तो उसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उन सवालों के क्या क्या जवाब होंगे, उन्हीं बातों पे डिस्कशन लेके चलते हैं। देखिए दोस्त, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने यहां पे एक वर्ग बना दिया, यहां पे क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ग बना दिया। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ग बना दिया, यहां पे हमने एक वर्ग बना दिया। और मेरे बच्चे, अगर वर्ग की भुजा x है और ये जो लेंथ है, ये लेंथ a है यहां से यहां तक की, ये लेंथ b है यहां से यहां तक की। यूं कह सकते हैं कि सर हाइपोटेनियस जो है वो a प्लस बी की लेंथ, a और b का जोड़ हाइपोटेनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, x की जो वैल्यू होगी वो कछु और नहीं, a इंटू बी अपोन में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। ये ट्रिक ध्यान रखना। अगर ये लेंथ a और b है तो x यानी स्क्वायर की साइड होगी इन दोनों का प्रोडक्ट बटे में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है और इस वाले वर्टेक्स से ये गैप दे रखे हैं a, यहां से यहां तक की लेंथ a है और यहां से यहां तक की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों b है, और फिर आपसे कहे कि इस वर्ग की भुजा ज्ञात करिए, तो वर्ग की भुजा होगी रूट ए बी। रूट ए बी एक जैसी फिगर है,
ये फिगर और भी नीचे करा रहा हूं, सारी एक जैसी है, लेकिन कई बार ये लेंथ दे देगा, कई बार ये लेंथ दे देगा, और कई बार क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी लेंथ बोल देगा कि भाई ये पूरी लेंथ है ए, ये पूरी लेंथ है बी, और ये स्क्वायर की साइड है एक्स। आपको कहेगा इस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, तो तरीका होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों बड़े से बड़े वर्ग की भुजा। क्लियर है जी। ऐसे ही किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक और तरीका है वर्ग इंसर्ट करने का। एक तो ये वाला तरीका है भाई वर्ग सेट करने का, कि हमने यहां पे सेट कर दिया। दूसरा तरीका है कि हम वर्ग हाइपोटेनियस पे सेट कर दें। हाइपोटेनियस पे अगर हम वर्ग रख दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम हाइपोटेनियस पे वर्ग रख दें, तो अगर हम हाइपोटेनियस पे वर्ग रख देंगे मेरे बच्चे, और अगर ये लेंथ आपको ए दे रखी हो और ये वाली लेंथ आपको बी दे रखी हो, तो वर्ग की जो भुजा होगी वो ए इंटू बी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर हाइपोटेनियस पे बेस्ड हो स्क्र, जैसे हाइपोटेनियस पे बेस्ड है वर्ग जिसकी भुजा को हमने एक्स माना है, लेकिन मजे की बात क्या है कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी रूट ए बी। देखिए वहां कुछ और कहानी थी, वहां नॉर्मल वर्ग था, ठीक है जी, और ये वाली साइड ए ये वाली साइड बी था, तो रूट ए बी था। क्लियर है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बट याद रखना, ये ए है ये बी है, तो रूट ए बी होगी लेंथ। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर हाइपोटेनियस पे बेस्ड है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस पे बेस्ड है, और सवाल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस तीनों दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का, और पूछे कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, तो उसका सूत्र होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पीबी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पीबी। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों वर्ग की भुजा निकालने का सूत्र। ये एक ही ट्रायंगल को मैंने तीनों केसेस से समझा दिया, अब एक को मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं ताकि आप आगे से ध्यान रखेंगे चीजों को। देखिए भाई ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैं इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वर्ग सेट करके दिखाता हूं। आइए, मैंने क्या किया मेरे बच्चे कि इस राइट एंगल में यहां पे मैंने सेट कर दिया आपका बड़े से बड़ा वर्ग। अब मैं आपसे पता क्या जानूंगा, मैं आपसे ये जानूंगा कि आप मुझे कुल मिला के बस ये बताइए कि इस वर्ग की भुजा कैसे निकालें। तो आप कहेंगे देखिए सर आपको दे क्या रखा, मान लेते हैं आपको परपेंडिकुलर दे रखा और बेस की लेंथ दे रखी है, और वर्ग की भुजा आपको निकालनी, तो कैसे निकाली जाए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों तरीका ये है, ये लेंथ है पी, तो ये लेंथ है एक्स, तो ये वाली लेंथ क्या होगी पी माइनस एक्स। बहुत सुंदर। ये लेंथ है बी, ये लेंथ है एक्स, तो ये वाली लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों बी माइनस एक्स। हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है साहब, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, स्क्वायर की दो साइड है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, इसलिए एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है सर, मान ली बात, यानी ये वाला कोण अगर थीटा होगा तो सर ये वाला कोण भी थीटा होगा, बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे ऐसे ये अल्फा होगा, तो इसका तीसरा वाला ये अल्फा होगा। अब ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप होगी तो हर एक करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा। तो देखिए यहां थीटा के सामने पी माइनस एक्स, यहां थीटा के सामने है एक्स, यहां अल्फा के सामने है एक्स, और यहां अल्फा के सामने है बी माइनस एक्स। आपने कहा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी माइनस एक्स को बी माइनस एक्स से करेंगे, तो पहले पी से करेंगे तो पी बी आएगा, माइनस पी एक्स आएगा, माइनस बी एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स गिरा है। एक्स को एक्स से करेंगे भाई एक्स गिरा है, इससे एक कहानी घटी। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, यहां से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं माइनस का, तो यहां बचा पी प्लस बी, और ये पी भी उधर जाएगा माइनस का पी बी, इससे कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू बी अपॉन में पी प्लस बी।
ये वो रिजल्ट हो गया जो मैंने आपको सिखाया। कहां पे? ये रहा। अब आराम से इनको एक बार समझो, तरीका यही है। अब मेरे भाई, जो हमने ये 6-7 फिगर देखी, फिगर एक ही है, किसी में कोई सी साइड की लेंथ देगा, किसी में कौन सी साइड की लेंथ देगा। तो करना क्या है हमें, अब इन फिगर्स का यूज करना है। अब ये लेंथ दे दी मेरे प्यारे बच्चों 6, ये लेंथ दे दी 8, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछी है। तो आपका पहले वाली फिगर आ गई, सबसे पहले वाली फिगर a इंटू बी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, सबसे पहली फिगर ये वाला, कि अगर आपको ये लेंथ दे रखी हो a और ये b, तो x की वैल्यू होगी a इंटू बी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। आइए भाई, तो a इंटू बी 6 × 8, 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, ये आया मेरे बच्चों 48। और आप ये जानते हैं 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो यह वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 4.8। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, इस बार मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये लेंथ दे दी आपको और ये लेंथ दे दी, ये दो लेंथ दे दी आपको। और फिर सवाल में कह रहा है वर्ग की भुजा बताओ, क्योंकि अगर वर्ग की भुजा निकाल दोगे फिर एरिया में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप कहेंगे हाँ, तो सर वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी अगर ये वाली फिगर है? तो सर इस केस में सबसे पहली में दूसरी फिगर कहां गया, ये रहा। आइए भाई, कि अगर ये ए हो ये बी हो तो रूट ए बी होती है। आइए बाबू, तो यहां करेंगे रूट ए बी, तो ये आएगी 16 × 9। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं यार, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, वर्ग का एरिया बताइए। तो वर्ग का एरिया क्या होगा जो हमें रिक्वायर्ड है? तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया होगा एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 नहीं में 144, वरना साइड निकालोगे 12 आएगी, 12 का वर्ग करोगे 144, तो एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 144। यानी एक जैसी फिगर में अलग अलग तरीके से डाटा दे दे तो कैसे काम होगा, हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बार क्या किया भाई, ये पूरी लेंथ आपको दे दी, ये दे दी, ये दे दी, परपेंडिकुलर और बेस दे दिया। अब आपसे पूछ रहा होगा क्या कि क्षेत्रफल बताओ, तो पहले वर्ग की भुजा निकालो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस 5 × 12 बटे परपेंडिकुलर जमा बेस 5 × 12, तो 60/17। अब कह रहा भैया एरिया बताइए, तो एरिया में क्या करोगे, वर्क कर देना है, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा 3600/289, 3600 बटे मेरे प्यारे बच्चों 289, ये आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा एरिया 3600/289। मेरे बाबू मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3600/289। मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3600/289। अब क्या करें जी, भाग देंगे भाई? तो सर जी भाग देंगे, तो भाग देते हैं। अब देखना है कौन सा सेट बैठेगा। अब भैया देखो भाई, सेट करके देखते हैं। देखो यार, ये तो आंसर होंगे नहीं। आप कहें कैसे? क्योंकि सर ध्यान दोगे तो ये लगभग 300 है, बिल्कुल है। 300 को 30 से गुना करेंगे 9000 आ जाएगा, तो 3600। ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये लगभग 300, 300 को 21 से गुना करेंगे 63 आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी ये दोनों तो मुझे आसपास भी नजर नहीं आ रहे, अच्छे नहीं लग रहे भाई। इसको इससे गुना करके ये जोड़ के 3600 लाना है ना, तो सेट ही नहीं हो रहा। अब एक काम कर सकते हैं, यहां पे देखो यार, 300 को 12 से गुना किया 36, तो यानी यही नजदीक आ रहा, और 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। यहां जो है मेरे बच्चे ध्यान ये देना कि यहां जो स्क्वेयर है वो हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड है। एपी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर
और एमसी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वर्क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहला काम कि वर्क की भुजा बताइए क्या होगी। बताइए बाबू, अगर ये लेंथ दे रखी हो, ये लेंथ दे रखी हो, अगर ये लेंथ दे रखी हो तो वर्क की भुजा कैसे ज्ञात करें। अब आइए मेरे बच्चे, हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड हो, ये ए है ये बी, तो फार्मूला क्या होगा। माफ करना भाई। तो आप कहेंगे सर दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने कुछ नहीं करना, बस इस फार्मूले का यूज करना है। तो दोनों का प्रोडक्ट भाई 3 × 4 बटे में क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग। मामला बिल्कुल सेट है जी। अब 3 × 4 हुआ जी 12, और ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 5 है। अब कह रहा है जी एरिया बताओ। तो एरिया होगा, ये एक्स है तो साइड का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। तो 25 छिके 150 तो होगा नहीं, 25 5 125 यानी 5 पॉइंट समथिंग होगा, और 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ए मेरा राइट आंसर। कह रहा है जी वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। तो वर्ग की भुजा जो हो जाएगी मेरे बच्चे यहाँ स्क्वायर रूट में आ जाएगी 12 × 27। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। 3 × 4 आएगा, 27 को 9 × 3 करेंगे, तो 9 × 27 = 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2। तो मेरे बाबू आंसर जो आएगा वो 18 आएगा। अगर वर्ग की भुजा 18 है तो आगे एरिया भी पूछ सकता, कुछ और भी आपसे डिस्कशन कर सकता। आइए कह रहे इन द फॉलोइंग फिगर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए स्क्वायर इज मेड दिस ट्रायंगल इफ AC is 5 सेंटीमीटर, BC is 4 सेंटीमीटर, AB is 3 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों दे दिया आपको। अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों ही आपको दे रखे हो, और फिर सवाल में कहे कि वर्ग की भुजा ज्ञात करिए, तो मेरे बच्चे फार्मूला रहता है परपेंडिकुलर, एक्स की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पीबी। अब समझिए जी ध्यान से। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या फार्मूला लिखवाया, जो अभी मैंने ऊपर वाला फार्मूला दिखाया आपको। तो आप कहेंगे सर इसका फार्मूला था P इंटू बी इंटू एच। तो P क्या है जी, P परपेंडिकुलर क्या है भैया 3, बेस क्या है जी 4, और हाइपोटेनस क्या है 5। बटे में क्या आएगा सर पी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग जमा बी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग जमा P इंटू बी। आओ भाई सेटिंग बैठाए, 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 तो आया ये वाला। इसे करें भैया 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 और 4 दिए 12, 25 और 12 37। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग की जो भुजा आएगी वो 60/37 आएगी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए यार अब थोड़ा आगे आते हैं। इफ ए ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ड्रॉन इनसाइड ए सेमी सर्कल देन इट्स एरिया। कहता है कि अगर किसी अर्धवर्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाली एक त्रिभुज खींची जाए, अधिकतम क्षेत्रफल वाली अगर त्रिभुज खींची जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि सर अगर ये कोई सेमी सर्कल है, अगर ये कोई सेमी सर्कल है, अर्धवर्त है और ये अर्धवर्त का व्यास है, तो ये तय है सर, और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहां पे हम कहीं पे भी त्रिभुज बनाएंगे, अर्धवर्त में हम कहीं पे भी त्रिभुज बनाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा ही राइट एंगल होगा, ये बात आप जानते हैं। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हर हाल में 90 डिग्री का होता है। अर्धवर्त में बना हुआ कोण मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री का होता है।
अर्धवर्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। आप कहेंगे हाँ सर, ये बात हम जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं मेरे बाबू, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, तो एरिया का एक सूत्र होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं, अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी हमें बेस भी मैक्सिमम लेना चाहिए और हाइट भी मैक्सिमम लेनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इससे बड़ा तो बेस हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, तो हाफ 2r से बड़ा तो बेस हो ही नहीं सकता। हाइट मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? तो बाबू अगर हाइट की ही बात है तो हाइट मैक्सिमम क्या ले सकते हो? तो उसी बात को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि हाइट मैक्सिमम क्या ले सकते हैं। अगर मेरे भाई मैं इसको यहां ले लूंगा तो हाइट जो बनेगी ना, ये छोटी बन जाएगी, ये हाइट होगी। आप कहें हाइट तो छोटी होगी। अगर मैं इसको यहां ले लूंगा तो आप देखेंगे हाइट और छोटी हो गई, तो हाइट और छोटी होगी, जबकि मुझे क्या चाहिए? हाइट मैक्सिमम चाहिए। तो अगर हाइट मैक्सिमम चाहिए तो मैं इस ट्रायंगल को बिल्कुल सेंटर पे खड़ा करूंगा यहां पे, ताकि यहां से जो हाइट मिलेगी हमें, वो हाइट कुछ और नहीं आर ही मिलेगी, रेडियस मिलेगी, क्योंकि इस आर से बड़ी तो कोई हाइट बन ही नहीं पाएगी इसमें। तो फिर इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया 2r और हाइट हो गई r। 2 से 2 काटा तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया आया r², क्षेत्रफल आया r²। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? आपने कहा जी दन दनाते हुए जबरदस्त तरीके से सहमत है। हम इस बात को स्वीकारते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया जो आया r² है। अब ये भी ध्यान रखना कि ये आ रहा है, ये आ रहा है 90 है, तो ये √2r होगी, ये भी √2r होगी। तो जब भी सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल का एरिया होगा r²। ध्यान रखिएगा। बताइए जी। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके कह दीजिए r², यानी 6 का वर्ग 36। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सेमी सवाल है, कहता रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर आ सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो r² यानी 10 का वर्ग। देखिए इतने छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन जब डायरेक्ट देखोगे पेपर में बहुत मुश्किल नजर आएगा। कर लोगे भाई 16? ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। अब इसी से अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये कोई सेमी सर्कल है, ये मेरे बच्चे कोई सर्कल का डायमीटर है, सेंटर। अब मुझसे वो एक बात कह रहा है, क्या? कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के बताइए क्या होगा। इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर पूरे सेमी सर्कल का एरिया ले लेते हैं, दैट इज πr², बटे दो। भाई पूरे सर्कल रेडियस अगर कैपिटल R है तो पूरे सर्कल का एरिया ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं। भाई आप खुद ही सोच के बताओ इसका मतलब क्या बना। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई पूरे सर्कल का एरिया ले लेते हैं, उस ना मतलब सेमी सर्कल का, उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो हाफ इंटू, चूंकि ये राइट एंगल बननी है, भाई डायमीटर है तो राइट एंगल बनेगी, तो हाफ इंटू ए इंटू बी, तो वो घटा देंगे हमारा आंसर। आप कहें जी इसका एरिया मैक्सिमम r² हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसने ये थोड़ी कहा कि मैक्सिमम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कहीं पे भी हो सकती, ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकती। भैया यहां बनी है, ये यहां पे भी तो बन रही होती, तब भी तो ये सैडेड पोर्शन ही होता।
यहां बन रही हो, यहां बन रही हो, कहीं पे बन रही हो, तो शेडेड ही रहेगा। तो कुल मिला के मतलब समझने का ये है बाबू कि सवाल का तंज ये है कि पूरे सेमी सर्कल के एरिया निकालो, उसमें से ट्रायंगल के एरिया निकालो, शेडेड पोर्शन के एरिया निकल के आ जाएगा। बताइए। कहता जी एक अर्धवर्त है, हमने क्या किया इस अर्धवर्त में, मतलब ये सेमी सर्कल है, हमने इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाई है। हमने मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाई है। हमने इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी मेरे बाबू आपसे वो ये वाला और ये वाला एरिया जानना चाह रहा है, तो क्या करें, पूरे सेमी सर्कल का एरिया लेते हैं, तो हाफ इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 × 7, माइनस कर दें मेरे प्यारे बच्चों, क्या माइनस करना है हमने, क्या इस ट्रायंगल का एरिया। अब सवाल ने खुद ही इतनी खूबसूरती से एक बात कही है कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इसके अंदर बन रही है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भैया ये दोनों जो साइडें हैं ये बराबर है, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर है, और ये समद्विबाहु है, समबाहु है, मतलब ये 90 है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये मैंने बात सिखाई आपको यहां पे कि अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये इस अर्धवर्त में बन रही, तो रेडियस अगर आर है तो ये √2r होगी, ये √2r होगी। इस बात को ध्यान देना। तो यहां इसी चीज का डायरेक्ट यूज किया गया और कुछ भी नहीं है। तो सर ये √2r होगी, ये √2r होगी। और वैसे मैंने कहा कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो r² होगा। आपके मैक्सिमम थोड़ी है भाई, मैक्सिमम इसलिए क्योंकि दोनों साइडें बराबर और राइट एंगल है, तो मैक्सिमम वहीं बनेगी। तो भैया r² एरिया होगा इसका। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। r यानी 7, 7 का और 49। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 7 से 7 गया, 2 से काटा 11, 11 7 77, 77 में से मेरे प्यारे बच्चों 49 घटाएंगे, 50 गया तो बचा 27 और 1 28। तो मेरे बाबू मेरा जो राइट आंसर आया वो 28 आया। मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो सही उत्तर आया वो 28 आया। देखिए मेरे भाई, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क एंड AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक है जी। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कहता है शेडेड रीजन का एरिया बताना, तो पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालो। तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हाफ इंटू πr²। अब मेरे बच्चों ये 12 है, ये 16 है, तो ये ट्रिपलेट लगाओगे तो ये 20 होगा। बिल्कुल। और ये 20 होगा तो रेडियस कितनी आ गई 10। तो हाफ इंटू πr² हुआ सर्कल का एरिया। इसमें से ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं भाई, वो कितना है, हाफ इंटू 12 इंटू 16। आइए बाबू, 2 से काटा 11/7 आया, यह आया मेरे बच्चे 1100/7। और यहां देखेंगे तो 2 छिक 12, 16 छिके 96। अब पूछा क्या हमसे, छायांकित क्षेत्र का परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल पे जा रहे हैं, परिमाप भी बता दें। देखिए क्षेत्रफल निकालना, अब क्या करें। अब मेरे बच्चों एलसीएम आएगा 7, या तो 1100 को 7 से भाग देते हैं, तो देखो 7 एकम 7, बचा कितना जी 4, 7 5 35, बचा कितना 5, 7 7 49, बचा कितना 1, तो यानी 157.1। इसमें से 96 घटा देंगे मेरे बच्चे, तो 157.1 में से 96 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 डेसिमल का 7 में से 6 गया 1, 15 में से 9 गया 6, तो आंसर आएगा 61.1। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो 61.1 वर्ग सेंटीमीटर है। 61.1 वर्ग सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बात हमारे पल्ले पड़ गई।
ये तो आ गया साहब एरिया। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो मेरे बच्चे पेरीमीटर में क्या क्या शामिल होता है उस पर भी चर्चा करते हैं, आओ। तो पेरीमीटर में हमारे साथ शामिल होंगी क्या चीजें मेरे बच्चे? हमें सबसे पहले तो ये वाली लाइन चाहिए, क्योंकि सैडेड पोर्शन में ये लाइन है। आपने कहा जी मान ली बात। अगर सैडेड पोर्शन में सर ये वाली लाइनें हैं और हमें इन चीजों की लेंथ चाहिए, तो ये तो आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस हुई। बिल्कुल, आपने अच्छे से पढ़ा है कि भाई पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस पाई आर, आर की वैल्यू है 10। और क्या चाहिए सर हमको? सर और हमें अब ये भी लेंथ चाहिए, फिर हमें ये भी लेंथ चाहिए। तो देखो ना, ये घेर दी हमने आकर थी। तो इन लेंथ की चाहिए, तो ये लेंथ 16 है, ये 12 है, तो 16 और 12 कितनी हुई मेरे प्यारे बच्चों? 28। बात सही है। अब पाई का मतलब 22/7, पॉइंटों में ना आंसर, गुना 10 जमा 28। तो भाई 220 को 7 से भाग देंगे, 220 को 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 7 एकम 7, बिल्कुल ठीक है जी। 7 चौक 28, तो 31.4 जमा 28, तो 8 और 1 9, 2 और 3 5, 59.4। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 59.4। मेरा जो सही उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 59.4। 59.4 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। 59.4 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। करिए भाई। देखिए भाई, ध्यान से सवाल में कहता है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि पी क्यू की लेंथ 24 है, पी आर की लेंथ 7 है, और ये आ गया मेरे बच्चे 25, तो सैडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो मेरे बाबू करना क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब मेरे बच्चों डायमीटर 25 है, तो रेडियस क्या होगी? 25/2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 25/2 का वर्क करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 625/4। बहुत बढ़िया। अब इसमें से माइनस कर दीजिए इसका एरिया। ये राइट एंगल होगी क्योंकि ये डायमीटर है, तो हाफ इंटू 7 × 24। अब देखो भाई, 2 से काटा 11, ये आया 5, 5 2 7, 11 से गुना कर रहे हैं, 5 5 2 7, 6 2 8, 6 6875/28 माइनस 2 से काटा 12, 12 7 84। अब हमें इसे सोल्व करके बताना कि सही आंसर इसमें से क्या होगा। सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों इसमें से क्या होगा, ये अब हमें सवाल में सोल्व करके दिखाना है। देखिए, पूरा सोल्व मत करिएगा, क्योंकि पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस हमें प्रोसेस को पकड़ना है और कुछ नहीं। अगर आप प्रोसेस को पकड़ना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि जब इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 28, बिल्कुल आएगा सर। अब यहां यूनिट डिजिट है सर 5, बिल्कुल ठीक है। यहां माइनस का साइन, जब इसे इससे गुना करेंगे तो 8 चौक 32, यहां यूनिट डिजिट आएगा 3, और जब 5 में से 3 घटाएंगे तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक 2 होगा। आपने कहा जी ना, 5 में से 8 चौक 32 2 आया, माफ करना, 8 से गुना किया तो 8 चौक 32, यहाँ आया 2 यूनिट डिजिट, और 5 में से 2 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 3। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक 3 आना चाहिए ऊपर, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, केवल और केवल ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। अब आइए मेरे बच्चे आगे, ये तीनों फिगर भी विशेष फिगर हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इन पे बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। आओ भाई समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यार, जो मैं बेस समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना मेरे प्यारे। क्या?
आइए मेरे भाई, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है एक बेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये है बेसिक फिगर। ठीक है जी, ये है बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल। आपने कहा जी हमें समझ में आ रही, दिखाई दे रही। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कह क्या रहा हूं आपको कि ये बेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली एक बेस राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। दूसरी बात, इस हाइपोटेनियस को डायमीटर मानते हुए, इस हाइपोटेनियस को डायमीटर मानते हुए इन्होंने एक सर्कल खींचा हुआ है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इस वाली साइड को डायमीटर मानते हुए ये एक सेमी सर्कल पूरा खींचा हुआ है, इस वाली साइड को डायमीटर मानते हुए ये एक सेमी सर्कल खींचा हुआ है। आपने कहा जी रिपोर्ट भी ओके। तो इस ट्रेंगल का सरकम सर्कल खींचा गया जो ये सेमी सर्कल है, और इन साइडों को डायमीटर मानते हुए, इस ट्रेंगल की साइडों को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचा। तो फिर जो ये बचा, ये मेरा सैडेड पोर्शन बचा। इस सैडेड पोर्शन का एरिया आपसे पूछेगा क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सैडेड पोर्शन का एरिया वही होगा जो बेस फिगर का एरिया होगा। तो बेस राइट एंगल था, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू बी। तो वही इस सैडेड पोर्शन का भी एरिया होगा। अगली बात अभी नहीं पल्ले पड़ेगा, अगले कॉन्सेप्ट पे समझ में आएगा। मेरे भाई एक बात समझना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल है। अब मेरे बच्चे इसे सेंटर लेते हुए ये एक सर्कल खींचा गया, यानी ये सर्कल का चौथा हिस्सा था बिल्कुल। फिर फिर मेरे बच्चे इस साइड को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा। तो जो ये सैडेड पोर्शन बन के आया ना, इसके एरिया वही होगा जो इस बेस फिगर के एरिया होगा, जो इस बेस फिगर के एरिया होगा। यानी जैसे ध्यान से समझना, ये तो हो गया इस वाली फिगर का, इस वाली फिगर। ठीक है जी, और इस वाली को डायमीटर ले लो मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको डायमीटर ले लें और यहां पे ये एक सेमी सर्कल खींच दें, तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो कुछ और नहीं, इस बेस फिगर के एरिया के बराबर होगा, इस बेस फिगर के एरिया के बराबर होगा। देखिए मेरे भाई, अब अगली कहानी, अगली कहानी में क्या है कि एक बेस जो है वो वर्ग है, बेस फिगर है वर्ग। ठीक है जी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है, बेस फिगर है वर्ग, बिल्कुल ठीक है। अब इस वर्ग के चारों तरफ एक सर्कल खींचा गया, यानी इस बेस फिगर के चारों तरफ एक कम सर्कल खींचा गया। फिर और फिर हमने जो बाहर की साइडें हैं, मतलब ये वाली जो साइडें थी, इन साइडों के ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा, इन साइडों के ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा, इन साइडों के ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा, इन साइडों के ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा। तो ये जो एरिया बचा, इस सैडेड पोर्शन का एरिया कुछ नहीं होगा, जो बेस फिगर का एरिया होगा वही सैडेड पोर्शन का एरिया होगा। तो अगर बेस में स्क्वायर था तो इनका एरिया ए स्क्वायर ही होगा, यानी जो साइड इसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही इन साइडेड पोर्शन का एरिया होगा। यानी जो बेस फिगर का एरिया होता है ऐसे सवालों में वही बाकी फिगर का एरिया होता है। बात समझ पाए? मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सवाल समझाता हूं जिससे आप चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार ये कोई ट्रायंगल है, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है, इसे मैंने सेंटर मान लिया और इसे सेंटर मानते हुए मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया।
ये समझिए, अब यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे एक ट्रायंगल बना दी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ये आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। मैं ये ट्रायंगल यहां बनाऊं, कहीं पे भी बनाऊं, यहां बना लेता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया है, इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया है अगर वो ए है, इस ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए ए है, तो अब अगर मैं इसका इस साइड को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींचूं, ऐसे इस साइड को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींचूं, और मेरे प्यारे बच्चों इस साइड को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचूंगा, तो यही आ जाएगी जो लाइन है इसके अंदर। आपने कहा जी बिल्कुल। तो यहां तो कुछ अलग से पोर्शन बनेगा नहीं। तो अब जो ये वाले एरिया बचा मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले पोर्शन का एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया वही होगा जो मेरे प्यारे बच्चों इस बेस फिगर का एरिया, जो इस बेस फिगर का एरिया होगा वही इन दोनों साइडेड पोर्शन का एरिया होगा। ये मैं अल्टीमेटली आपको बात समझाना चाह रहा हूं। अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे सवाल लेने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे बच्चे, ये 14 है, ये 14 है। सवाल में वो यही कह रहा है कि भाई हमने इसे सेंटर मानते हुए, कहता है ए बी सी पी, ए बी सी पी, ये कोई पी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी क्वाड्रेंट है, जिसमें एसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। अगर एसी को हम डायमीटर मान लें मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि इसके ऊपर हमने एक सेमी सर्कल खींचा है। अब कह रहा है साइडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो साइडेड पोर्शन का एरिया वही होगा जो बेस फिगर का होगा। तो बेस फिगर का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 14 इंटू 14, 14 7 है 98। तो ये एरिया होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 98। कितना होगा बाबू, 98। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, इन द गिवन फिगर बिलो एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए इज 90 डिग्री। कह रहा है जी ये वाला एंगल 90 डिग्री, बहुत सुंदर। ये साइड है पी और क्यू है। द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन ऑफ ए स्क्वायर, कहता है जी पोर्शन इन स्क्वायर सेंटीमीटर, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कि एबीसी राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो ये तय है कि ये डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर में बना हुआ ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होता है। और अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर क्या किया हुआ मेरे बच्चे, फिर ये कहानी हो रखी है कि सर इस वाली साइड को डायमीटर मानते हुए, इस साइड को डायमीटर मानते हुए इससे एक सर्कल खींचा, इस साइड को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों पोर्शन का एरिया ज्ञात करो साइडेड का। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पी इंटू क्यू। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों पी इंटू क्यू बाई 2। क्योंकि जो इसका एरिया आएगा ना वही साइडेड पोर्शन का एरिया आएगा, यही तो ट्रिक है। और इसी ट्रिक पे तो सवाल पूछा जा रहा है। आइए जी नेक्स्ट। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। 21 28 और 35 ट्रिपलेट बनाता है। और अगर 21 28 35 ट्रिपलेट है तो मतलब सबसे बड़ी भुजा 90 होगा। और ये 90 तभी होगा जब ये डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। तो साइडेड पोर्शन का एरिया वही होगा जो इस बेस फिगर का एरिया होगा। आपने कहा जी ओके, करिए जी इसे। देखिए मेरे भाई, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल। कहता जी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल एट ए पर समकोण है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन द साइड ए बी एंड ए सी।
कहता है भुजा ए बी और ए सी को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा गया है। ए बी और ए सी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचा गया है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ऐसी ए सी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचा गया। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया किसके बराबर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जो एरिया ट्रायंगल एबीसी का होगा उसके बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर हो। आइए जी। कह रहा जी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों वही होगा शेडेड पोर्शन का एरिया जो इस बेस फिगर का। तो बेस फिगर का एरिया होना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी आर इंटू आर। तो हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है साइन शेडेड पोर्शन के एरिया बताइए। तो हाफ इंटू हाफ में 12 × 12 तो आ जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। अब सेम ही सवाल है। तो भैया साइडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका ये डायमीटर होगा। तो साइडेड पोर्शन के एरिया मेरे प्यारे बच्चों वही होगा जो बेस फिगर के एरिया होगा। तो हाफ इंटू 12 × 12 तो 72 ही एरिया होगा साइडेड का। अब जरा ध्यान से देखना हो क्या रहा है कहानी। यहां पे भी ये चीज वही थी। यहां इसे सेंटर लेके ये सेमी सर्कल मतलब क्वाड्रेंट खींचा हुआ है। फिर इस साइड को हाइपोटेनियस को डायमीटर मानते हुए एक सेमी। ये मैंने गलत बना दिया भाई। देखिए मैं यहां ये कह रहा था कि इसे सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल खींचा गया ऐसे मतलब क्वाड्रेंट खींचा गया। फिर इसे डायमीटर लेते हुए यहां एक सेमी सर्कल खींचा गया। तो ये बीच का साइडेड पोर्शन का एरिया पूछ लिया वही होगा जो बेस का होगा। यहां पे भी सेम ही कहानी है कि इसी बेस को लेते हुए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको बेस मानते हुए यहां एक सेमी सर्कल खींचा। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ सर? फिर ये हुआ बाबू कि इस साइड को डायमीटर मानते हुए यहां एक सेमी सर्कल खींचा। इस साइड को डायमीटर मानते हुए यहां एक सेमी सर्कल खींचा। तो ये साइडेड पोर्शन का एरिया बचा। तो वही होना है जो इस बेस फिगर का होगा। बेस फिगर को पकड़ो उसके आधार पे सारे एरिया फाइंड आउट होने। आइए भाई कहता है इन सच टाइप ऑफ फिगर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन रीजन कि भाई शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करके बताइए क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों तरीका। अगर कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा ए है और उसके अंदर अगर हम कोई इन सर्कल खींचे तो ये वाले जो कोने इन साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या तरीका होगा? पूरे स्क्वायर के एरिया उसमें से सर्कल के एरिया घटा दो। या फिर हम दो सेमी सर्कल एक यहां से कर दें एक यहां से कर दें तब भी दोनों साइडेड पोर्शन के एरिया वही रहेगा। या हम चारों कोने पे 4 क्वाड्रेंट खींच दे तब भी साइडेड पोर्शन के एरिया मेरे प्यारे बच्चों वही रहेगा जो सबका है। तो कुल मिला के इसका डायरेक्ट जो आंसर रहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 11 a² / 14। या हम इसे लिख सकते हैं πa²/4। ये हो गया अनसाइडेड पोर्शन का एरिया। सॉरी सॉरी साइडेड पोर्शन का एरिया क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको निकालने के लिए क्या करना है हमने? पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया हुआ a²। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों किसका घटाना है? सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई 22/7 r²। अब मेरे बच्चे अगर डायमीटर ए है स्क्वायर की साइड ए है तो इस सर्कल का डायमीटर भी ए होगा। तो इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी a/2। तो पाई r²। a²/4। अब इसे कैलकुलेट करो। 2 दूनी 4 2 7 14। तो आप देखेंगे ये आया a²। सॉरी 2 11 22 माफ करना भाई। 2 दूनी 4 2 11 22 तो ये आया a² - 11 a²/14। कैलकुलेट करोगे 14 a² में से 11 गया तो ये आया 3a²/14। यानी साइडेड पोर्शन का जो एरिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा ही 3a²/14 होगा। यानी वर्ग की भुजा ए है तो साइडेड पोर्शन का एरिया 3a² / 14 होगा। और अनसाइडेड का निकालना है तो 14 में से 3 घटा देंगे तो वो आ जाएगा 11a²/14। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए मेरे बच्चे।
देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र रखना याद 3a² / 14। 3 ए का मतलब है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा क्या बनी? 7 और 7 14, तो 14 का वर्ग बटे 14। 14 से 14 कैंसिल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 14 थी 42। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। आइए, इसका भी सेम वही होगा, साइडेड पोर्शन के एरिया 3a² / 14। अब हमसे क्या पूछा? 4 गायों को 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों कोनों पर बांधा गया। यानी एक गाय यहां बांध दी तो वो इतना ही एरिया चलेगी। ऐसे एक इधर एक इधर एक इधर, चारों कोनों पर बांध दिया गया ताकि वे एक दूसरे से न मिल सके। तो कौन सा क्षेत्र चराई रहित छोड़ा जाएगा? तो ये वाला हिस्सा ऐसा होगा जिसको गाय नहीं चरेगी, और इसी का एरिया पूछा है, तो ये होगा आंसर। तो 3a। ए का मतलब वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा कितनी होगी? 25 25 50, 50 का वर्ग 2500 बटे मेरे प्यारे बच्चों 14। अब मेरे बच्चों हमें कैलकुलेशन बैठानी होगी। आओ भाई, देखो यार, वैसे तो पढ़ाई रहने दो, कैलकुलेशन बाद में काटेंगे। 25 थी 7500 आया, 7500 को 14 से भाग देते हैं। देखिए जी मेरे बच्चे, 14 से भाग दें, 14 चौक 56, 14 5 70, बचा कितना? 5, 14 थी 42, बचा कितना? 8। अब देखो 5 3 पे कौन सा आंसर आ रहा है? केवल और केवल ऑप्शन बी, तो ये मेरा आंसर है। बहुत ज्यादा स्टेप करना ही नहीं। ये 55 आ रहा था, यहाँ 57 आ रहा था, 51 आ रहा था, 53, तो 53 एक ही जगह आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। कहता जी 4 इक्वल सर्कल्स आर इंस्क्राइब्ड इन 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कहता है एक वर्ग के चारों कोनों पे इक्वल रेडियस के सर्कल हैं, इस तरह से है कि वो एक दूसरे को टच करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सेम वही फंडा होना है। इसका आंसर 3a² / 14। ध्यान ये रखना कि ए का मतलब है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा 7 और 7 14 सेंटीमीटर होगी। ये भी सेम ही तरीका मेरे बच्चे, सेम ही क्वेश्चन है। इसे मैं कराता हूं, करिए। देखिए बाबू, सवाल में कह रहे हैं चाइल्ड मेक्स ए पोस्टर ऑन ए चार्ट पेपर ड्राइंग ऑन ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। C drawn 4 circle with center A, B, C, and D in which the circle are drawn in such a way that each circle touch externally two of the three remaining circle. In the shaded region, C write a message. Save energy. Find the perimeter and area of the shaded region. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है भाई, ए चाइल्ड मेक्स ए पोस्टर ऑन ए चार्ट पेपर ड्राइंग ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर। अब हमसे दो चीजें यहां पूछना चाह रहा है। सबसे पहले तो वो जानना ये चाह रहा है कि भाई जो सैडेड पोर्शन है इसका एरिया बताइए। तो एरिया तो सिंपल हो गया भाई, 3a² / 14। और मेरे बच्चे a की वैल्यू 14 है, तो हम लिखेंगे 3 गुना 14 का स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 अपॉन 14। तो एरिया जो आएगा वो आएगा 42। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एरिया हमें समझ में आ गया, एरिया आएगा 42। तो 42 पहले पेरीमीटर है, दूसरा एरिया है, तो एरिया 42 कहाँ है? केवल बी ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आंसर बी आ गया। आपका यहाँ पे भी तो नहीं, पहले पेरीमीटर पूछा है फिर एरिया। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ ही नहीं करना, बस एक बात समझनी है यहाँ पे कि ये जो आर्क की लेंथ है ना, ये जो मैं पेन चला रहा हूं, ये चारों आर्क की लेंथ जो होगी ना वही इसका पेरीमीटर होगा। और ये चौथाई सर्कल की आर्क है, ये भी चौथाई की, ये भी चौथाई की, और ये भी चौथाई की आर्क है। अगर चारों को जोड़ोगे तो बेसिकली एक पूरे सर्कल की आर्क बन जाएगी। तो ये पूरी सर्कल की जो आर्क है इसकी सरकमफ्रेंस होनी 2πr। पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर डायमीटर यानी स्क्वायर की साइड 14 है तो रेडियस होगी 7 इंटू 7। 7 से 7 कट जाएगा तो आएगा 44। तो पेरीमीटर आएगा मेरे बच्चे 44,
परिमाप आएगा 44 और सैडेड पोर्शन का एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 42। ऑप्शन सी। मेरे बच्चों पीछे जो कहानी बताई उसी कहानी को रिपीट कर दे रहा हूं जल्दी जल्दी से ताकि आप समझ पाए। देखिए यार, अगर ये कोई वर्ग है, छोटी छोटी बातें हैं पर पेपर में कौन सी आ जाए मुझे भी नहीं पता, इसलिए मेरा मन हमेशा इस लालच में रहता है कि सारी चीजें करा दो अपने बच्चों को, कुछ बच ना जाए। कुछ बच गई तो फिर बच्चे नहीं बच पाएंगे। देखिए, मैंने एक चीज ये सिखाई थी कि अगर इसके अंदर कोई सर्कल खींचे तो सर्कल का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है, सैडेड पोर्शन का एरिया क्या रहेगा, तो सैडेड पोर्शन का एरिया जो रहेगा, सैडेड पोर्शन का एरिया 3/14 ए स्क्वायर रहेगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मैंने कहा यार ये जरूरी नहीं कि फिगर ऐसे बन के दे, ये फिगर कैसे भी बन के आ सकती है। ये फिगर ऐसे भी बन के आ सकती, ऐसे, ऐसे भी ये फिगर हो सकती है। तो जब ऐसे ये फिगर होगी ना, तो ये फिगर ऐसे भी बन के आ जाएगी आपकी नजर पे। आप बात समझ रहे हैं ना? ये सेमी सर्कल है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। जल्दी जल्दी से बात समझ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे भी जो सैडेड पोर्शन है इसका एरिया भी 3/14 ए स्क्वायर है। ऐसे ही मेरे बाबू, अगर मैं यहां ऐसे एक सर्कल की मतलब क्वाड्रेंट खींच दूं, यहां एक क्वाड्रेंट खींच दूं, यहां एक क्वाड्रेंट खींच दूं, यहां एक क्वाड्रेंट खींच दूं, तो ये जो सैडेड पोर्शन बना ना, विश्वास मानिए इसका एरिया भी 3/14 ए स्क्वायर ही होगा। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां एक क्वाड्रेंट खींच दूं, यानी सर्कल का एक टुकड़ा, भाई पूरा सर्कल तो ये वाला होगा ऐसे करके, लेकिन हमने एक टुकड़ा क्वाड्रेंट खींच दिया, तो इस क्वाड्रेंट में जो ये वाला साइडेड पोर्शन होगा ना, इसका एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों 3/14 ए स्क्वायर होगा। इसका 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 उसका सभी का एरिया 3/14 ए स्क्वायर होगा, अलग नहीं होगा। मेरे बच्चे इस बात को मेरी को ध्यान से समझो। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं यहां पे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई सर्कल है ना, माफ करना गलत बोल रहा हूं, स्क्वेयर है, और इस स्क्वेयर में वो क्या रहा है, अब आइए मेरे बच्चे, अब कहानी को समझाता हूं ताकि डिफरेंशिएट आप कर पाए। मान लीजिए कोई सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, और इस सर्कल की साइड है ए,
इस सर्कल की साइड है ए। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, बस इसलिए काम करा रहा हूं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस सैडेड पोर्शन का एरिया बताइए क्या होगा। इस सैडेड पोर्शन का मेरे प्यारे बच्चों एरिया बताइए क्या होगा। तो आप सिंपली मुझे एक बात कहेंगे, सर घबराइए मत। पहली बात तो अगर वर्ग है, वर्ग की वजह ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब इस ए स्क्वायर में से इन चारों सर्कल के एरिया हटा दो। सर ये बताना ये लेंथ कितनी है ए। अगर सर्कल की रेडियस आर है तो ये लेंथ क्या हो गई 2r, और ये लेंथ भी क्या हो गई 2r। तो ये पूरी लेंथ क्या हो गई सर 4r। बिल्कुल। तो अगर 4r बराबर a है तो r की वैल्यू a/4 होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे हर सर्कल का एरिया क्या हुआ, तो आप कहेंगे पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्र। आर की वैल्यू a/4, तो वर्क करेंगे तो a²/16। और मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि कितने सर्कल हैं। तो सर ए भाई हर एक की रेडियस सेम है, 1 2 3 4, तो इंटू 4 कर देना। अब कटिंग चलाएंगे तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 11 22। तो यह आया a² पूरे वर्ग का एरिया माइनस 11a²/7 दूनी 14। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे 14, यह आया 14a² माइनस 11a²। घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 3a²/14। ये वही एरिया आ गया जो मैंने आपको यहां लिखवाया। जो मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां लिखवाया वही एरिया आ गया। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर मैं छोटे छोटे सर्कल भी बनाऊंगा ना। मैंने 4 सर्कल बना दिए, समझने की कोशिश करना, एग्जैक्ट ड्राइंग मैंने वहां बना दी तुम्हारे लिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये जो सैडेड पोर्शन बचेगा ना, इसका एरिया भी पूरे वर्ग की भुजा का 3/14 गुना होगा, मतलब 3/14 a² होगा। इसी तरह मेरे बच्चे बात को समझना, अगर यहां बहुत सारे वर्ग मैंने ऐसे बना लिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, रटना नहीं। ठीक है जी। आप कॉन्सेप्ट समझना बेटा, फिगर पे फोकस मत करना सारा ही। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं मेरी उस बात को पकड़ना कि इनका एरिया भी ना मेरे भाई, जितने भी सैडेड पोर्शन बन रहे हैं आपके सामने नजर में आ रहे हैं, इनका एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों 3/14 a² ही रहेगा। अब इस फिगर को कितना कितना घुमा के बनाया जा सकता है, ये सब कुछ सवाल में डिपेंड करता है कैसे बना रखा है। लेकिन बेसिक फिगर ये ध्यान रखना कि वर्ग हो और वर्ग के अंदर ये कलाकृतियां हो रखी हो ऐसी। ऐसा हो सकता है कि 16 वर्ग बना रखे हो अंदर, मतलब वृत्त बना रखे हो, तो भी सारी कहानी ये है कि सैडेड पोर्शन का एरिया मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 3/14 a² रहेगा। आंख बंद करके रट लेना इस बात को। इस पे पता नहीं कैसे सवाल आए, ये सवाल पूछे, ये पूछे, वो पूछे, ये पूछे, ये पूछे, कैसे पूछे। ये समझ गए ना कि ये क्वाड्रेंट गया है और ये क्वाड्रेंट से बाहर का, तो ये 3/14 a² होगा। बस इस बात को रट लो, याद कर लो। अगर इनको याद कर लोगे तो इनके आधार पे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। प्रियांशु जी, पीयूष, क्लियर है। अब आइए आगे, अब इस सवाल पे आइए। अब हमसे दो चीजें पूछ रहा है, कहता है सैडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो सैडेड पोर्शन का एरिया होगा 3/14 a²। ए की वैल्यू है 7, 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7। तो आप कहेंगे सर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 21/2, 21/2 यानी 10.5, यानी सैडेड पोर्शन के एरिया है 10.5। बिल्कुल। तो अनसैडेड का क्या होगा, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, 49 आया, इसमें से 10.5 घटा दो, दिस इज योर आंसर।
तो 9 में से 1 गया 8, 38.5, ये अनसेडेड का है। वैसे भी हमेशा ध्यान ये रखना कि अगर सैडेड पोर्शन 3/14 ए स्क्वेयर है, मतलब टोटल 14 है तो उसमें से 3 सैडेड है, तो अनसैडेड कितना होगा 11, तो 11 ए स्क्वेयर बटे 14। और अगर आपसे इसका रेशियो पूछा जाए तो कटिंग चलाओगे तो आएगा सैडेड इज टू अनसैडेड का जो एरिया आएगा मेरे बच्चों 3:14 आएगा, 3 माफ करना 11 आएगा। हाँ जी, तो ये बातें कहां काम आ जाएंगी आपको कुछ नहीं पता है। हर एक छोटी से छोटी चीज को समझदारी से सेंस से लेके चलिए, करिए भाई। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। वर्ग के अंदर एक वृत्त अंकित है, वर्ग के अंदर एक वृत्त अंकित है जो वर्ग की भुजाओं को पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, गैर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा आंकड़ों पर नहीं खींचा गया। कहता है जी इस वाले पोर्शन का एरिया बताइए। तो बाबू ध्यान देंगे तो ये पोर्शन कौन सा है, यही तो वो पोर्शन है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे और जिसको हम सीख रहे थे, सैडेड अनसैडेड का, यही तो चर्चा है, इसी चीज को तो सीख रहे थे मेरे बेटे। तो ये सैडेड पोर्शन ही तो था और ये रहता था अनसैडेड पोर्शन, बस इतनी सी बात तो है, उसी बात को घुमा के दे दिया भाई, यही तो पूछा हुआ था। तो अगर निकालना है ये सैडेड पोर्शन तो इसका एरिया होगा 3/14 ए स्क्वायर। ए यानी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुना 21, 7 दूनी 14, 7 थी 21, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189/2, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 5 10, 94.5। मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 94.5। क्लियर है? आइए मेरे बच्चे आगे। जैसे मैंने कहा कि मेंसुरेशन 2D टोटल नाम ही मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट्स का है, और हर रिजल्ट्स को प्रूव कराऊं बहुत समय लगेगा, जैसे पीछे करा दिए बहुत सारों के, लेकिन आपको याद ही करने रिजल्ट, ध्यान देना। जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई वर्ग है, अगर ये कोई वर्ग है, स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर है और इसे सेंटर मानते हुए मेरे बच्चे, इसे सेंटर मानते हुए, इसे सेंटर मानते हुए मैंने एक क्वाड्रेंट खींचा ऐसे, इसे सेंटर मानते हुए मैंने एक क्वाड्रेंट खींचा है, फिर इसे सेंटर मानते हुए मैंने एक क्वाड्रेंट यहां खींचा, तो दोनों ही क्वाड्रेंट में, दोनों ही चतुर्थांश में जो एरिया कॉमन आया, जो एरिया कॉमन आया भाई, इसमें भी ये वाला सारा एरिया आया और इस वाले में भी आया, तो ये वाला एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों कॉमन। तो जो ये कॉमन एरिया निकल के आया ना, इस कॉमन एरिया का जो एरिया होगा वो हमेशा ही 4/7 ए स्क्वायर होगा, 4/7 ए स्क्वायर होगा, 4/7 ए स्क्वायर होगा। और जो नॉन कॉमन एरिया है तो 7 में से 4 सेडेड है, तो अनसेडेड कितना हो गया 3। अब इस कहानी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं एक तरीके से सिखा देता हूं, सारों को फिर सीखना मत, मतलब फिर टाइम खराब होना। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। अगर ये वर्ग है और इस वर्ग की भुजा ए है, आपने कहा अरे इस वर्ग की भुजा ए है, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूं इस वाले डायगोनल की लेंथ निकालिए क्या होगी, आप निकाल देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। तो मेरे भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसपे मैंने काटा मारा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए इंटू ए। बिल्कुल ठीक है, मान ली सर बात, समझते हैं हम इतनी बात। अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां एक सर्कल खींच रहा हूं, इसे सेंटर लेते हुए क्वाड्रेंट खींच रहा हूं,
ऐसे एक क्वाड्रेंट, एक सर्कल खींच रहा हूं, तो मेरे भाई ये सर्कल का क्वाड्रेंट हुआ ये वाला। आपने कहा जी बिल्कुल हुआ सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वाड्रेंट है सर? पल्ले नहीं पड़ा। फिर से समझो बेटे, पल्ले पढ़ाएंगे। ये क्वाड्रेंट भी तो है आपका, बिल्कुल है क्वाड्रेंट। तो ये सर्कल का चौथा भाग है, चतुर्थ भाग है जी। यूपी की धरती से प्रणाम स्वीकार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? तो सर पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये 1/4 हुआ तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये क्वाड्रेंट का एरिया। और अगर मेरे बच्चे में पूरे क्वाड्रेंट के एरिया से इस वाली ट्रायंगल का एरिया हटा दूं, पूरे सर्कल के एरिया से, माफ करना, इस वाले हिस्से का एरिया हटा दें। ये हट नहीं रहा था, बाकी दुनिया हट रही। अगर पूरे इस क्वाड्रेंट के एरिया में से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया हटा दूं, ये जो ट्रायंगल थी, अबे तू दूर हो जा, ये जो ट्रायंगल थी, अगर इस ट्रायंगल के एरिया मेरे प्यारे बच्चों में हटा दूं, तो किसका एरिया बच जाएगा? इस वाले टुकड़े का। आप कहेंगे बिल्कुल इस वाले टुकड़े का। घटा दिया जी, 2×2 = 4, 2×11 = 22। यह आया मेरे बच्चे 11/14 ए स्क्वायर। यह आया 1/2 ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे मेरे बच्चे 14 आया, ये 11 ए स्क्वायर, ये 2×7 = 14, 7 ए स्क्वायर। घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 4/14 ए स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आया 2/7 ए स्क्वायर। आपने कहा ठीक है जी, लेकिन ये वाला एरिया तो सर सिर्फ इसका आया। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ाएं, तो जो एरिया आपका इसका आया, इसी एरिया का डबल अगर मैं करके यहां लगा दूं, तो यही तो वो एरिया है जिसकी इच्छा आपको और मुझे दोनों का है यहां रखने की। आप कहेंगे हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो वो कलम है। यानी इस एरिया का मैं डबल कर दूंगा तो ये पूरी कलम का एरिया आ जाएगा। तो इसे कर दूंगा डबल, तो डबल करूंगा तो पूरी कलम का एरिया आ जाएगा 4/7 इसके। आपने कहा जी ओके रिपोर्टर, हम ये बात समझ गए। अब मेरे बच्चों यहां, तो मेरे प्यारे बच्चों अब वर्ग में 10 कलम बने या 100 कलम बने, कलम का जो एरिया होगा वो 4/7 ए स्क्वायर होगा। दैट इज पूरे स्क्वायर के एरिया का 57.14%। अब वो कलम यहां बने, या 4 टुकड़े करके फिर हर एक टुकड़े की कलम बने, या देखो जो ये कहानी है और ये कहानी सेम है। यहां बस वो लाइन खींची हुई है और यहां मेरे प्यारे बच्चों उसी लाइन को घुमा रखा है। कैसे? आप कहोगे समझ ही तो नहीं आता सर। देखो बेटा ध्यान से देखना मेरी बात को, ये कलम और ये कलम तो यहां है ही, बिल्कुल ठीक है। अब इन कलमों का मुंह मैंने इधर कर रखा है, अगर इसकी जगह मैं इधर कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसका जो मुंह इधर है, इसका मुंह इधर कर दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, नहीं पड़ा। तो सर अगर नहीं पड़ा तो ये वाली कलम का एरिया भी इस वाली कलम का एरिया यही तो बना। तो कलम चाहे यहां बने या वहां बने, पंखा है एक किस्म का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया भी 4/7 ए स्क्वायर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि ये ऐसे बने, ये ऐसे बन जाए, यानी इसको डायगोनल लेके बना दी जाए, ऐसे और ऐसे, एक इधर बनी, समझ रहे ना? अगर ऐसे बन जाए मेरे प्यारे तो भी इस साइडेड पोर्शन के एरिया 4/7 ए स्क्वायर ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, यानी इन कलमों का जो एरिया है 4/7 ए स्क्वायर रहेगा। क्लियर है मेरे भाई सभी को ये बात? अब अब आप कहेंगे सर एक बात बताना, अभी आपने एक बात सिखाई, क्या सिखाई सर? आपने ये सिखाया कि भाई जो ये सैडेड पोर्शन है, जो सैडेड की कलम बनी, इस कलम का एरिया क्या था? सर आपने कहा कि इस कलम का जो एरिया था वो रहेगा 4/7 ए स्क्वायर। हमने मान लिया सर, लेकिन सर जरूरी थोड़ी इसका पूछे, इसका हटा के इन दोनों का पूछ ले, तब क्या कर लोगे? अगर वो ये कह दे कि इस व्हाइट वाले का एरिया बताओ,
तो आपने कुछ नहीं करना, आपने दिमाग दौड़ाना है। 7 में से 4 हिस्सा शेडेड का है, तो सफेद वाले यानी अनशेडेड का कितना हो जाएगा? 7 में 4 क्या? 3। 3/7 ए स्क्वायर। उसी बात को तरोड़ मरोड़ के कैसे भी कहते हैं, मतलब तो वही है, समझने की कोशिश करनी है। अब आइए आगे, अब आपके नजर सवाल रखे गए, बताइए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे शांति से समझना है। देखिए बाबू, कहता है वर्ग की त्रिभुजा की लंबाई इतना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये होगा मेरे बच्चे 4/7 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 8 112। तो कलम का एरिया होगा 112। हाँ जी, जरूरी नहीं ये पूछे, ये भी पूछ सकता है, अलर्ट रहे। करिए। कहता है दी गई आकृति में एबीसीडी की भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी ये वर्ग है, 7 सेंटीमीटर भुजा है। कह रहा साइडेड पोर्शन का एरिया निकालो, सेम ही तरीका निकाल देना। आइए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर सवाल में तो कुछ है ही नहीं, सवाल का उत्तर होना है क्या? 4/7 पाई आर स्क्वायर, ना सॉरी 4/7 ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है? 4, 4 का वर्ग 16। ये होगा सर आंसर, यानी 64/7। अब आप मुझे कहें सर पेपर ना ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखी है वैल्यू। ऑप्शन में तो सारे का सारा पाई में खेल घुमा रखा, तो घबरा क्यों रहे हो? पाई में घुमा रखा है तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं। अगर यहाँ 22/7 रखेंगे तो ये तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 7 कट जाएगा। यहां 22/7 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आओ देखो, फिर मैं डायरेक्ट भी सिखाता हूं। 8 पाई की वैल्यू 22/7 -16। भाई 8 को इससे गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और 16 7 112। अब ये देखो 106 में 2 गया 4, 7 में 1 गया 6, तो 64 आया। तो वैल्यू घटाएंगे तो 64/7 ही बची, जो हमें चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आप कहें नहीं सर, अगर हमें इसकी पाई में ही ट्रिक रखनी हो तो बाबू जहां डिटेल बताए रहे तुमको हम, यहाँ पाई में ही रहने दो। फिर इसको पाई में रहने दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई ए स्क्वेयर, और माइनस में हाफ ए स्क्वेयर। तो जब घटाओगे तो एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 4, तो यह आएगा पाई ए स्क्वेयर, और माइनस में आ जाएगा 2 ए स्क्वेयर। अब आप ये जानते हो ये एक कलम का आया, तो हमें डबल करने के लिए लास्ट में 2 से गुना करना था, तो 2 से गुना कर दिया, 2 से 2 आया, तो आंसर आएगा पाई ए स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2 ए स्क्वेयर को 2 से भाग देंगे ए स्क्वेयर। तो ये फिर उस कलम का एरिया आ गया, पाई में रखना हो या फिर डायरेक्ट ऑप्शन में रखेंगे, कहानी खत्म। आइए, घबराना नहीं, कलम कहीं से कहीं भी हो। देखिए बाबू, अब इसको समझते हैं। तो देखिए यार, मैंने पीछे लिखवा ही दिया आपको कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो वो हो जाएगा 4/7 ए स्क्वेयर। पाई में लिखना है तो ए स्क्वेयर कॉमन ले लो, पाई/2 -1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी चीज को मैंने अप्रूव भी करके दिखा दिया, पाई/2 ए मतलब ए स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो पाई/2 -1 मेरा आंसर आ जाएगा। अब आंसर पाई में है तो भैया पाई का लिखेंगे, तो सर आंसर होगा क्या? ए स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा पाई/2 -1। अब क्या है जी, वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। 8 का वर्ग 64, पाई/2 -1। 2 से गुना करा तो ये 32 पाई -64। तो ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर।
एक भाई कह रहा है सर एक कैसे आया मेरे बच्चे, मैंने डिटेल में फार्मूला ये बताया ना उसका, कि पाई ए स्क्र बाई 2 माइनस ए स्क्र, तो यहां से मैं ए स्क्र कॉमन ले रहा था, तो पाई बाई 2 -1 ही तो बच रहा था। अब आइए यहाँ, कहता है छायांकित और गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पाई वाई में तो कुछ आंसर है नहीं, आपने कहा जी ना, तो इसका तो सीधा सीधा सा पार्ट लगाओगे, 4/7 ए स्क्र ए यानी 10 का वर्ग 100, और अछायांकित भाग का पूछा जाता तो 3/7 ए स्क्र। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वैसे भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। अच्छा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे जाते हैं, निम्न क्षेत्रफल निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। देखो यार कैलकुलेट कर लो भाई, अब मुझसे कहाँ ही मेहनत कराओगे। 4/7 होता है लगभग 57, सही 1/7 यानी लगभग 57%, मतलब 57 के आसपास आंसर आएगा। और इसका 3/7 होता है लगभग 42-43 के आसपास आंसर आएगा। तो 42, 43 और 57, तो भैया 43, 57 ए ऑप्शन सेट हो रहा है ना, नजदीक आते हैं तो। क्या कह रहे हो भैया नितिन, यू आर रॉन्ग, व्हाई आर यू सेइंग दैट आई एम रॉन्ग माय डियर। करिए भैया। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है छायांकित भाग का एरिया बताइए। देखिए भैया, तरीका सिखाए हैं कि ए स्क्र इंटू में पाई बाई 2 -1। अब ए का वैल्यू है 4, 4 का वर्ग 16, 16 को इससे गुना करेंगे तो आएगा 8 पाई -16। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। एक भैया कह रहा है जतिन शर्मा जी बताओ तो, एक बच्चा कह रहा है सर डिटेल बताओ हर एक का रिजल्ट। कैसे बताऊं यार डिटेल, एक बार ही तो बताऊंगा, फिर उसकी जैसी सारी फिगर अटैच कर दी कि भाई ये ऐसे ऐसे खेलते हैं, तो उस खेल को समझो यार, रिजल्ट ही तो याद रखना है। आइए मेरे भाई, कहते हैं इसका एरिया ज्ञात करो। क्या होगा मेरे बच्चे, 4/7 ए स्क्र ए यानी 8 का वर्ग 64, गुना करो आंसर आ जाएगा। इसको करो, बहुत जबरदस्त सवाल है। सीजीएल मीन्स शायद 2020 में आया था, 18-19 वाला था, या 20 में 21 में हुआ था। बहुत प्यारा सवाल है, करिए, बहुत जबरदस्त। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा है भैया ये वाली जो लेंथ है ये है 7 है, यहां से यहां तक की लेंथ है 7 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार ये पूरी लेंथ है 14, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्कल की क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 14 है। आपने कहा हाँ मान ली बात, अब बताओ आगे। देखिए यार पेपर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार और जानदार सवाल है, इतना जानदार है कि आपका मन करेगा पढ़ने का और करने का। मैं अब आपको ये कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए जो मैं समझाना चाहता हूं उस नजर से मेरी बात को सीखना समझना। क्या कि मेरे बेटे, अगर इस सर्कल की रेडियस 7 है, अगर इस सर्कल की रेडियस 7 है, इसकी भी रेडियस 7 है, इसकी भी 7 है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच टकराएंगे। आपने कहा हाँ, और अगर ये बीचों बीच टकराएंगे, अगर ये मेरे बेटे बीचों बीच टकराएंगे, बीचों बीच टकराएंगे, तो ये छोटे इस वाले सर्कल की रेडियस होगी, और ऐसे ही ये वाली इस वाले सर्कल की रेडियस होगी। आपने कहा जी बिल्कुल। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये राइट एंगल है ही क्योंकि क्वाड्रेंट है। ध्यान से देखोगे तो ये एक वर्ग बनेगा, क्योंकि सेंटर से जब इसको मिला रहे हैं 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, तो ये वर्ग बन रहा है। आपने कहा जी हाँ बन रहा है सर, हम इस बात को स्वीकारते हैं। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इसकी लेंथ 7 है तो इसकी रेडियस हुई 7/2, यानी इसकी रेडियस जो है
वो 7/2 है। बेटे छोटी से छोटी चीज को समझ के सीख के चलना। 7/2 है तो इसका मतलब इस वर्ग की जो भुजा है वो 7/2। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक वर्ग है, ये रहा x, ये वाला वर्टेक्स है, बाकी ये 7/2 हुई, ये 7/2, ये वर्ग है। ये वाला वर्ग मैंने डिनोट करके यहां लिया है। अब मेरे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से एक कलम बना लूं ऐसे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कलम का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कलम का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके सर, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नाराज हो रहे हो? ये तो पढ़ाया आपने अभी थोड़ी देर पहले। इस कलम का क्षेत्रफल होगा सर 4/7 a²। ए की वैल्यू सर 7/2, यानी वर्क करेंगे तो 7/2 गुना 7/2। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। 2 दूनी 4 से 4 गया, 7 से 7 काटा, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 7। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर आया 7। इस बात का स्पष्ट अर्थ यहां पे ये है कि ये वाली जो लेंथ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है मेरे बच्चों, ये 7 है। ये वाला एरिया 7। आपने कहा समझ गए सर, आगे। अब अगली बात पे जाने से पहले पिछली बात पे वापसी आते हैं। अब मेरे बच्चों नाराज मत हो। मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर आप इतनी बात समझ गए तो यहां पे ना 4 सेमी सर्कल बने। एक सेमी सर्कल बना ये वाला, एक सेमी सर्कल बना ये वाला, एक सेमी सर्कल बना ये वाला, एक सेमी सर्कल बना ये वाला। आप कहेंगे सर 4 में से ना इसमें कोई लफड़ा नहीं है अपने को, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, इन दोनों में लफड़ा है। क्या सर? इन दोनों में लफड़ा ये है, यहां रेडियस सबकी सेम है, कि ध्यान देना सर ये वाला एरिया है एक्स, और ये वाला एरिया मान लीजिए वाई, और ये वाला एरिया है ए। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि आप मुझे इस वाले पोर्शन का एरिया बताइए, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं a+y। बिल्कुल ठीक है, इस वाले का एरिया हो गया a+y। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे इस वाले का एरिया निकाल के बताइए, तो इसका मतलब हो गया x+y, x+y। और सर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को जब जोड़ूंगा ना, तो आप देखेंगे कि यह आ जाएगा a+x+2y। यानी अगर सर ध्यान से देखेंगे तो ये जो y है ना, ये गड़बड़ कर गया, ये y इस वाले में भी जुड़ चुका है और ये y इस वाले में भी जुड़ चुका है। और जबकि हमें अगर ये वाला पूरा एरिया निकालना है, ये वाला, तो ये वाला एरिया हुआ x, ये वाला एरिया हुआ y, और ये वाला एरिया हुआ a। तो इन सबका अगर जोड़ निकालना है ना, इस पूरे पोर्शन का अगर मुझे एरिया निकालना हो, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना हो मेरे बच्चे, तो मेरा एरिया होगा x जमा वाई जमा ए। जबकि इस हिसाब से जोड़ूंगा तो x जमा 2y जमा ए आएगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब y को इधर ले चुके हैं तो इधर वाले में शामिल मत करिए। यानी y को आपने 2 बार जोड़ लिया, इस वाले में भी, इस वाले में 1 बार जोड़ना था। तो करना क्या है सर? कुछ नहीं, अब सिंपल सिस्टम क्लियर करते हैं। क्या कि सर आंख बंद करके बताइए, इस क्वाड्रेंट की रेडियस 7/2 है। बिल्कुल है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है ना, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू पाई। आंसर किस में था? पाई में तो नहीं ना? ना, ठीक है। तो हाफ इंटू पाई यानी 22/7 इंटू r²। आर है 7/2, तो 7/2 गुना 7/2। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया। जितना इसका होगा उतना इसका, उतना इसका, उतना इसका, इंटू 4 करते रहे। लेकिन इसमें से ये वाला एरिया 2 बार जोड़ा जा चुका, तो इसको घटा दो। ये एरिया सोल्व किया था तो कितना आया था? 7, तो 7 माइनस कर दो। अब ये एग्जैक्ट एरिया आ गया। अब भैया कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 आया, 2 से काटा 11 आया, 7 से काटा 7 आया, 11 7 77 आया, और -7 करेंगे तो ये एरिया आया 70। इसका मतलब मेरे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो एरिया आया साइडेड, वो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया
ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मैंने निकाल दिया, एंड दिस एरिया इज 70, ये एरिया है 70। आपने कहा ठीक है, मान ली बात, अब नाराज क्यों? नाराज बाबू इस बात पे हूं कि मुझसे ये एरिया पूछा ही नहीं है। मुझसे जो पूछा है ना वो है ये वाला एरिया, मुझसे ये वाला एरिया पूछा हुआ है। क्या करें? कुछ नहीं भाई, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से 70 वाला एरिया घटा दो, तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? 1/4 ए स्क्वेयर, ना 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर। अब आप जानते हैं कि ये लेंथ 7 है, ये लेंथ 7 है, तो पूरी रेडियस कितनी हो गई? 14, तो 14 इंटू 14। अब 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 11 22, 11 गुना 14 हो गया 4, 4 और 1 5, 154। तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया है 154, इसमें से 70 घटा देंगे तो 4 आया, 15 में 7 गया 8। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो ये व्हाइट कलर का एरिया आया, ये आया 84। व्हाइट कलर का एरिया है 84, यानी ये वाला जो पोर्शन था जो एक्चुअल में पेपर ने पूछा हुआ था, इसका एरिया आएगा 84। क्या आप समझ पाए? पेपर में सवाल कितने खतरनाक आ जाते हैं, और वहां कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आना चाहिए, उसी की कोशिश में मैं लगा रहता हूं आपके साथ, और धीरे धीरे आपको पढ़ाता रहता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।